हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं अपने गेट पर बैठी गली में खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी एक बच्चा नंगे पाँव मैले कुचैले कपड़ों में सड़क पर रेंगता हुआ रो रहा था। उसके आंसुओं के साथ साथ नाक भी बह रही थी। वह बच्चा शायद महेश 1.5 साल का होगा। तपती धूप में बच्चे गली में खेल रहे थे और वह नंगे पाँव रोते रोते चला जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं तुरंत उठी, उसके पास गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछे। उसके हाथ मिट्टी से सने थे। मैंने उसका चेहरा साफ किया और उसे चुप कराने लगी। उसे अपने सीने से लगाया और कुछ ही देर में वह चुप हो गया। अचानक किसी ने उसे मेरी गोद से छीन लिया और चिल्लाई, ए लड़की, मेरे बच्चे को क्यों पकड़ा है। शायद वह उसकी माँ थी। मैंने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है। उसने कहा, हाँ। तो मैंने जवाब दिया, इसे गली में लावारिस की तरह छोड़ रखा है, कोई इसे अगवा कर ले जाता तो। मेरी बात सुनकर उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और मुझे घूरते हुए अपने दरवाजे के अंदर चली गई। मुंह में कुछ बड़बड़ाती जा रही थी, शायद मुझे बुरा भला कह रही थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 13 या 14 साल थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बच्चों से बचपन से बहुत लगाव था। मैं अभी गली में खड़ी थी कि मेरे सिर पर एक चपट पड़ी। पलटकर देखा तो अम्मा मुझे घूर रही थी। उन्होंने कहा, कितनी बार समझाया है, घर के अंदर रहा कर, मुंह उठाकर गली में घूमने चली जाती है। चल अंदर चल। अम्मा ने मेरा कान पकड़ा और खींचकर मुझे घर ले गई। मैं बार बार कहती रही, अम्मा कान तो छोड़ो, लेकिन उन्होंने घर के अंदर ले जाकर ही मेरा कान छोड़ा। फिर बोली, कम अक्ल, तुझे समझ क्यों नहीं आता, माहौल नहीं है लड़कियों के गलियों में घूमने का। मैं ड्यूटी पर होती हूँ और मेरा सारा ध्यान तुझ पर रहता है। मैंने कहा, अम्मा घर में अकेले क्या करूं? अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन होता तो उसके साथ वक्त गुजर जाता। खाना तुम बनाकर जाती हो, सफाई मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ, फिर सारा दिन घर में करने को कुछ नहीं रहता। अम्मा बोली, स्कूल की किताबें पढ़। मैंने कहा, वह भी कर चुकी, इसलिए सोचा बाहर बच्चों को खेलते देख लूं। अम्मा, ये औरतें अपने बच्चों की परवाह क्यों नहीं करती? छोटे छोटे बच्चों को गलियों में यूं आजाद क्यों छोड़ देती हैं? अगर कोई उनके बच्चों को अगवा कर ले तो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अम्मा का चेहरा लाल हो गया। वह घबराई सी बोली, छोड़ इन बातों को, उनकी माएं जाने, उनकी औलाद जाने, तू बस घर पर रहा कर। मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि कहीं अम्मा मोहल्ले के किसी बच्चे को लेकर टहलने तो नहीं निकल गईं। फिर वो थकी हारी घर लौटती और कहती, मैं बहुत थक गई हूँ, खाना गर्म कर दे और 1 कप चाय भी बना दे। मैं फौरन किचन में चली जाती, अम्मा के लिए खाना गर्म करती और चाय बना कर देती। बस इतने में ही अम्मा खुश हो जाती थी। लेकिन मैं अपनी तन्हाई का क्या करती? मेरी अम्मा एक नर्स थी, उनकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं था। सुबह वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती, दोपहर तक लौट आती, शाम को घर के पास एक प्राइवेट क्लिनिक में भी काम करती थी। अम्मा ज्यादातर गायनिक केस देखती थी। नॉर्मल डिलीवरी तो वो खुद ही करवा देती थी, लेकिन अगर सिजेरियन की जरूरत पड़ती तो डॉक्टर के साथ सीनियर नर्स के तौर पर काम करती थी। हॉस्पिटल की ड्यूटी दोपहर तक खत्म हो जाती थी, पर प्राइवेट क्लिनिक में अगर रात को कोई केस आ जाता तो लेडी डॉक्टर फोन करके अम्मा को बुला लेती थी। ऐसे में मुझे रात के कई घंटे घर में अकेले बिताने पड़ते। नींद नहीं आती थी, बार बार डर लगता था। बाबा को गुजरे कई साल हो चुके थे। मैं अम्मा की इकलौती संतान थी। कभी कभी सोचती कि अम्मा इतनी मेहनत क्यों करती हैं। हमारे घर में तो बस हम 2 ही लोग थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अम्मा को 10,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी और प्राइवेट क्लिनिक से मुश्किल से 15,000। फिर भी हमारे घर में हर सुख सुविधा थी, यहाँ तक कि एसी भी लगा था और घर भी अपना था। एसी का बिल बहुत आता था। हम सिर्फ 2 लोग थे, फिर भी अम्मा ने मेरा कमरा अलग बनवाया था, जिसमें भी एसी लगा था। मैं सोचती थी, एक नर्स की नौकरी जिसकी तनख्वाह 25,000 महीना हो, इतनी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हम तो रूखा सूखा खाकर भी गुजारा कर सकते थे। ये सारी सुविधाएं कहाँ से आईं? अम्मा की तनख्वाह तो इतनी नहीं थी। जब भी मैं ये सवाल अम्मा से पूछती, वो मुझे डांट देती या मेरा कान मरोड़ देती। लेकिन ये सवाल अब मुझे बेचैन करने लगा था। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मैं इस बारे में ज्यादा सोचने लगी थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी मैं सो गई। अगला दिन रविवार था। सुबह सब्जी वाले की आवाज से मेरी नींद खुली। शहर से थोड़ी दूर एक गांव था
जहाँ से ये सब्जी वाला हर 2-3 दिन में सब्जियां लाता था। अम्मा उसे घर के आंगन में बुलाकर बैठाती और सब्जियां खरीदती थीं। उसकी आवाज बड़ी अजीब थी, ऐसा शोर मचाता जैसे सब्जी मंडी में बैठा हो। मैंने झुंझलाकर तकिए को सिर के नीचे से खींचा और कानों पर रख लिया। मैं सोना चाहती थी क्योंकि रात को देर से सोई थी, लेकिन उसकी टेप रिकॉर्डर जैसी आवाज ने मुझे मजबूरन उठा दिया। मैं कमरे से बेजान सी बाहर निकली तो देखा अम्मा उस सब्जी वाले से ताजा ताजा सब्जियां ले रही थी। अम्मा कह रही थी, तुम्हारी लाई सब्जियों में तो बड़ा जायका होता है। वह बोला, हाँ जी, मेरे अब्बा ने मेरे लिए विरासत में एक छोटी सी जमीन छोड़ी थी। सारी सब्जियां उसी में उगाता हूँ, तभी तो इनका स्वाद अलग है। मुझे देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन उसकी पीली दांतों वाली मुस्कान ने मुझे और चिढ़ा दिया। मैंने तल्खी से कहा, राजू, ये क्या रोज रोज सब्जियां लेकर आते हो और इतना शोर मचाते हो? थोड़ा धीमे नहीं बोल सकते? वह बोला, बीबी जी, ये तो अम्मा की मोहब्बत है। मुझे गरीब को इतनी इज्जत देती हैं, घर बुलाती हैं, नाश्ता पानी देती हैं, सब्जियां खरीदती हैं, वरना ये सब्जियों का टोकरा सिर पर उठाए गलियों में भटकते भटकते मैं थक जाता हूँ। इस गर्मी में जब तक सब्जियां बिकती हैं, मेरी हालत खराब हो जाती है। कोई पानी का गिलास तक नहीं पूछता। ये तो अम्मा की मेहरबानी है। मुझे न तो उसकी सब्जियों से मतलब था, न ही उस शख्स से। वह कोई 30 साल का नौजवान था। सब्जियां बेचने के बाद उसने अम्मा से कहा, बीबी साहब, अगर इजाजत हो तो इस बार अपनी बीवी को आपके प्राइवेट क्लिनिक में ले आऊं। ताई कह रही है कि इस बार उसका केस बड़ा पेचीदा है, डर है कहीं कुछ बुरा न हो जाए। फिर बोला, 8वां बच्चा है जी, अगर मेरी बीवी मर गई तो बाकी बच्चों का क्या होगा? सारे छोटे छोटे हैं। मैं चाय बनाने किचन की ओर जा रही थी, लेकिन ये सुनकर मेरे कदम ठिठक गए। मैंने सोचा शायद इसकी शादी भी नहीं हुई होगी और 8 बच्चे। मैं वापस मुड़ी। अम्मा उससे कह रही थी, हाँ, ले आना मेरे क्लिनिक, मैं लेडी डॉक्टर से बात कर लूंगी, पैसे भी कम करवा दूंगी, कुछ नहीं होगा तेरी बीवी को। इतना कहकर अम्मा किचन चली गईं और बोली, राजू, चाय पी कर जाना। वह बोला, जी क्यों नहीं, पी कर जाऊंगा। अम्मा के जाते ही मैंने राजू से पूछा, तुम्हारे 8 बच्चे हैं? वह बोला, हाँ जी, 8वां अभी होने वाला है, दुआ करो बेटा हो जाए। मैंने कहा, क्या पहले सारी बेटियां हैं? वह बोला, नहीं नहीं, 4 बेटियां 3 बेटे। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ? वह बोला, 9 साल। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर वह शर्माते हुए बोला, जी बस अल्लाह की देन है, हर साल मुझे औलाद से नवाजता है। मैं उसे गौर से देखने लगी। फिर मैंने कहा, ऐसा करो, अपना एक बच्चा मुझे दे दो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वह बोला, क्यों दे दूं? ये मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं भला आपको क्यों दूं? मैंने कहा, मैं उसे बड़े प्यार से रखूंगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। सुनकर वह बोला, नहीं, मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता, नहीं मेरी बीवी ऐसा होने देगी। फिर वह कहने लगा, अपने बच्चे की बात ही अलग होती है, माँ अपने बच्चे को कभी किसी को नहीं दे सकती। मेरी बीवी को अपने बच्चों से जान से ज्यादा प्यार है। अपने वजूद में एक जान को पालना, उसकी हरकतों को महसूस करना, ये दिल को छू लेता है। वह न जाने किस धुन में ये बातें कह रहा था, लेकिन मुझे पहली बार इन बातों का एहसास हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा औरत के वजूद में पलता है। मैं तो बस यही सुनती आई थी कि अस्पताल में एक खास कमरा होता है, जहाँ फरिश्ते आसमान से बच्चे को धरती पर भेजते हैं और जिन माँ बाप को औलाद चाहिए वे उसे ले लेते हैं। उसकी बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई और राजू की बातों को सोचने लगी। पहली बार मेरे मन में एक अजीब सी ख्वाहिश जगी कि मैं भी एक बच्चे को जन्म दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बच्चा होता कैसे है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। वैसे भी मुझे छोटे छोटे मासूम बच्चों से बहुत प्यार था। जब भी मैं किसी का छोटा बच्चा देखती, उसे प्यार करने, चूमने लगती। एक दिन सब्जी वाला अपने 2 साल के बेटे को साथ लाया था। बोला, ये नटखट सारा दिन अपनी माँ को तंग करता है, इसलिए आज इसे अपने साथ ले आया। वह बच्चा बहुत मासूम था। मैंने उसे गोद में बिठा लिया और उससे बातें करने लगी। उसकी तोतली बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसे प्यार करने, चूमने लगी। राजू मुझे गौर से देख रहा था। उसने पूछा, बीवी जी, क्या आपको बच्चे बहुत पसंद हैं? मैंने कहा, हाँ, मुझे बच्चों से इश्क है, इसीलिए तो तुमसे कह रही थी कि अपना एक बच्चा मुझे दे दो।
तुम्हारे पास तो इतने सारे हैं। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, ऐसे तो बच्चे मिलते नहीं, इंसान अपनी औलाद किसी को नहीं देता। जाने से पहले मैंने उस बच्चे को 2 50 के नोट दिए, वह बहुत खुश हो गया। रात को मैं फिर राजू की बातें सोचने लगी कि आखिर ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसके बाद औलाद जैसी नेमत मिलती है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि शादी होती क्या है। मेरी उम्र भी ऐसी नहीं थी कि मुझे इन बातों की समझ हो। मेरे दोस्तों से इस बारे में कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं बच्चों की दीवानी थी। मेरे दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि मेरा भी अपना एक बच्चा हो जिसे मैं जी भरकर प्यार करूं, हमेशा अपने पास रखूं। गली मोहल्ले के बच्चों को प्यार करने से मेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी, क्योंकि उनकी माएँ उन्हें मुझसे छीन ले जाती थीं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी भावनाएं क्यों थीं, क्यों मुझे एक नन्हे मुन्ने बच्चे की इतनी तीव्र इच्छा थी। मेरी उम्र की लड़कियों को फैशन, नए कपड़े, मेकअप या दूसरी चीजों का शौक होता था, लेकिन मैं इन सब से अलग थी। एक और बात जो मुझे परेशान करती थी वह यह थी कि मेरी माँ 25,000 में इतनी सारी चीजें कैसे पूरी कर लेती थी। लेकिन ये राज भी ज्यादा दिन राज नहीं रहा। इसके पीछे एक बहुत ही घिनौनी सच्चाई छुपी थी। एक रात मेरी माँ ड्यूटी पर चली गई, क्योंकि एक लेडी डॉक्टर ने उन्हें प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया था। जल्दबाजी में वे अपना फोन घर पर ही भूल गयी। मुझे वैसे भी रात में नींद नहीं आती थी और अकेले घर में डर लगता था, इसलिए मैं माँ के कमरे में चली गई। तभी उनके फोन पर एक कॉल आई। मैंने सोचा देखूं तो सही कौन है। फोन उठाते ही एक औरत की आवाज आई, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, तुम आज ही वो बच्चा मुझे सौंप दो जिसे तुम हॉस्पिटल में मुर्दा साबित करने वाली हो। कितने सालों से मैं औलाद के लिए तरस रही हूँ, अब और इंतजार नहीं होता। यह सुनकर मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मेरी माँ ऐसा काम करती थी, मासूम बच्चों को मुर्दा साबित करके उनकी सौदेबाजी, लाखों की कमाई इस गलत काम से। यह कितना बड़ा पाप था, इंसानियत से कितनी गिरी हुई हरकत। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन माँ पर गुस्सा उबाल मारने लगा। वे कैसे किसी की औलाद छीनकर बेऔलाद जोड़ों को दे सकती थीं। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन औरतों की सिसकियां और चीखें मेरे कानों में गूंजने लगी जिनके बच्चे छीने गए होंगे। मुझे हर चीज से डर लगने लगा। जब माँ घर लौटीं और मुझे रोता देखा तो घबरा गईं। उन्होंने रोने की वजह पूछी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मेरे इस सवाल पर माँ मुझे हैरानी से देखने लगी। बोली, तुझे तो पता है, बड़ी मुश्किल से महीने के 25,000 कमा पाती हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, 25,000 में इतनी सुख सुविधाएं कैसे? 2 कमरों में एसी, रोज चिकन टन, हर तरह की सहूलियत। बिजली का बिल ही 15 से 20,000 का आता है। ये सब कैसे हो जाता है? माँ ने कहा, रात रात की ड्यूटियाँ करती हूँ, उससे भी कुछ पैसे मिलते हैं, बस हो जाता है सब। तू आज ये क्यों पूछ रही है? मैंने उनका मोबाइल उनके हाथ में रख दिया और कहा, एक औरत का फोन आया था, कह रही थी कि चोरी का बच्चा कब दे रही हो। यह सुनकर माँ का चेहरा लाल पड़ गया। वे मेरी नजरों से नजरें चुराने लगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने सफाई देते हुए कहा, मैं सिर्फ उन औरतों के बच्चे लेती हूँ जिनके पहले से कई बच्चे होते हैं और वे उन्हें पाल नहीं पाते। माएँ खुद बच्चों को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए मैं उन्हें ऐसी दवा देती हूँ जिससे बच्चे कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, फिर सबके सामने साबित करती हूँ कि बच्चा मुर्दा है। इसके बाद उन्हें उन लोगों को दे देती हूँ जो बेऔलाद हैं। इसमें बुराई क्या है? वहाँ उन बच्चों की अच्छी परवरिश होती है। मैं सुनकर सन्न रह गई। माँ का यह तर्क मेरे दिल को नहीं छू सका। यह काम गलत था और मैं उनकी इस हरकत को कभी माफ नहीं कर पाई। मैंने अपनी माँ से कहा, अम्मा क्या तुम अपने जिगर के टुकड़े को भी ऐसे दे सकती हो? इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरे सिवा कोई और औलाद नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे सीने में ममता का दिल ही नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, शर्म नहीं आती माँ के सामने जुबान चलाते हुए? तुम्हारी खातिर ही तो सब कुछ कर रही हूँ ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छी हो सके। यह कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। मुझे माँ की स्वार्थी सोच पर अफसोस हुआ। मेरी अच्छी परवरिश के लिए वो इतनी स्वार्थी और कठोर हो गई थी कि अपनी औलाद को छीनकर किसी और के दामन में डाल देती थी।
सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी जिंदगी जी सकूं। माँ पर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगले दिन जब माँ ड्यूटी पर गई, मैं घर से निकल पड़ी। बस अड्डे पर जाकर बस में बैठ गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि जाऊं कहाँ। तभी मुझे उस सब्जी वाले राजू का ख्याल आया। मुझे उसके गांव का पता तो था, पर घर का नहीं। मैं उसके गांव पहुंची और बस से उतर गई। राजू के घर का पता पूछना मुश्किल नहीं था। मैंने राहगीरों से कहा, मुझे राजू सब्जी वाले के घर जाना है। उन्होंने मुझे उसका घर बता दिया। जब मैं राजू के घर पहुंची तो दरवाजा उसकी बीवी ने खोला। पीछे बच्चों का शोर था। मुझे देखकर उसने पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, यह राजू का घर है। उसने जवाब दिया, हाँ, राजू का ही घर है। मैंने कहा, मुझे राजू से मिलना है। यह सुनकर उसकी बीवी ने तीखी नजरों से मुझे घूरा और बोली, क्यों मिलना है राजू से? मैंने कहा, मुझे उससे काम है, आप उसे बुला दें। वह मुझसे बहस करने लगी। तभी राजू दरवाजे के पास आ गया। मुझे देखकर उसने अपनी बीवी से कहा, यह नर्स की बेटी है। पगली, हट पीछे। कब से तू थानेदार बनकर सवाल जवाब कर रही है? मेरे बारे में जानकर उसकी बीवी का लहजा बदल गया और वह खुश हो गई। मैं घर के अंदर गई। राजू ने कहा, बीबी, बड़ी बेगम साहिबा नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेली हो? वह हैरानी से पूछ रहा था। मैंने कहा, हाँ, मैं अकेली आई हूँ। यह सुनकर वह परेशान हो गया और बोला, अकेली कैसे आ गई? बड़ी बेगम साहिबा ने तुम्हें अकेले आने की इजाजत कैसे दे दी? मैं रोने लगी और रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मैंने कहा, मुझे अब अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना और तुम मेरी माँ को कभी मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उसने कहा, हम पहले ही बड़ी तंगी में जिंदगी काट रहे हैं। बीबी, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। उसकी बातों से लग रहा था कि वह मुझे वहाँ रखना नहीं चाहती, लेकिन राजू ने उसे चुप करा दिया और कहा, तू अपने कमरे में जा, बच्चों को देख। वह गुस्से में राजू को घूरते हुए चली गई। राजू मुझे एक कमरे तक ले गया। उसने दरवाजा खोला और कमरे की साफ सफाई की बात करते हुए कहा, ये मेरी माँ का कमरा है। जब से वो दुनिया से गई, ये बंद पड़ा है। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस कमरे में रहने लगी। मुझे लगता था कि यहाँ शायद मुझे एक नया ठिकाना मिल गया है। लेकिन कुछ दिन बाद राजू की पत्नी का उसके साथ झगड़ा शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में थी, सब सुन रही थी। वो चिल्ला रही थी, गांव वाले बातें बना रहे हैं। ये लड़की कौन है? किस हैसियत से यहाँ रह रही है? इसे बाहर निकालो या इसकी माँ को बुलाओ। मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। थोड़ी देर बाद राजू मेरे कमरे में आया। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला है। उसने कहा, तुम्हें अपनी माँ के पास वापस चले जाना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, राजू, मुझसे निकाह कर लो। गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। मैंने आगे कहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे मेरा बच्चा न मिल जाए। फिर मैं चली जाऊंगी। मेरे मन में एक आग थी। मैं अपनी माँ को उनकी गलतियों की सजा देना चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर वो मेरे हाथ में मेरा बच्चा देखेंगी तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होगा। मैं अपना भविष्य बर्बाद करना चाहती थी और इसके लिए मुझे माँ बनना जरूरी लगता था। राजू ने कहा, तुम बहुत छोटी हो, ये सब इतना आसान नहीं है। इस उम्र में बच्चा पैदा करना, ये ठीक नहीं। उसकी नजरें चुरा रही थीं, लेकिन मैंने जिद पकड़ ली। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस मुझसे निकाह करो और मुझे मेरा बच्चा दो। मैं उसी के सहारे जी लूंगी। आखिरकार अपनी पत्नी के तमाम विरोध के बावजूद राजू ने मुझसे निकाह कर लिया। मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था। जिस रात वो मेरे कमरे में आया, वो बहुत खुश था। उसने मेरे लिए गुलाब के गजरे लाए थे। उसने मुझे वो पहनाए, लेकिन जब वो मेरे करीब आया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर गई। मैं सिर्फ 13 साल की थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी ताकत थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह मैं रो रही थी और वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, बच्चा ऐसे ही तो नहीं मिलता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगले दिन मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं रुका। कहने लगा, कौन छोड़ता है इतनी खूबसूरत कम उम्र की बीवी को। 1 महीने में ही मेरी हालत बिगड़ गई। मेरा चेहरा पीला पड़ गया।
मैं गर्भवती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी जान निकल रही हो। राजू की पत्नी मुझे ताने मारती थी। मुझे लगने लगा कि अपनी माँ को सजा देने के चक्कर में मैंने खुद पर जुल्म कर लिया। हाँ, ये सोचकर सुकून मिलता था कि मैं अपना बच्चा पैदा करने वाली हूँ, लेकिन मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं ये सब सह नहीं पा रही थी। गांव के लोग भी कम जाहिल न थे। एक सब्जी वाले ने भी मुझ पर रहम नहीं दिखाया। उसकी जबरदस्ती ने मुझे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अपने बच्चे को सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ बनना कितना मुश्किल है। जब मैंने राजू से तलाक मांगा तो वह साफ मना कर गया। बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अब तुम मेरी बीवी बनकर ही रहोगी। मैंने कहा, मैं पहले ही बता चुकी थी, मुझे बस एक बच्चा चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी नजदीकी मुझे सुकून देती है, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वह एक गाँव का अनपढ़ जाहिल आदमी था, जिसके लिए औरत सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी। उसे यह समझ ही नहीं थी कि बच्चे पैदा करना ही पुरुष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश भी बाप का फर्ज है। उसकी बीवी ने मुझे एक बार वहाँ से भगा दिया। मैं अपने घर लौटी तो मेरी माँ ने मेरी गोद में बच्चा देखकर रोना शुरू कर दिया। बोली, तूने ये क्या कर लिया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने राजू से तलाक ले लिया और अकेले बच्चे को पालने लगी। आज मैंने अपनी माँ से उसके किए की सजा दी। अपनी जिंदगी बर्बाद करके मैंने बदला लिया, लेकिन इस चक्कर में मैं खुद भी बर्बाद हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो